और ये कोई नई बात नहीं है कि 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का कि इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। बहुत ईज़ी, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकिंग पे वीडियोस बनाते हैं और आप क्या-क्या कंटेंट करते हैं? अलग-अलग टॉपिक्स से जो यूथ की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ-कुछ फाइनेंस के भी हमने टॉपिक कवर किए हैं। तो तो ये आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ कि अगर कोई कंटेंट हाँ, बनाना चाहता है तो किस नीश में सबसे ज़्यादा पैसा है? सबसे अच्छी ज़्यादा पैसा में ऑनलाइन अर्निंग की जो नीश है उसमें, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। कोई बच्चा 14-15 साल की दहलीज पे खड़ा है, तो आप ये बताओ कि वो क्या करे और कितने रिसोर्सेज के साथ करे और कितने पैसे उसे चाहिए और वो क्या कमा सकता है? देखिए, कमाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो महीने के 1 करोड़ भी कमा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से। महीने के 1 महीने करोड़? के 1 करोड़ कमा रहे हैं। ये तो हमारी स्टॉक मार्केट की सारी इक्वेशन भी होगी। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सारी इक्वेशन बिगड़ गई। किसी भी बिज़नेस की सारी इक्वेशन बिगड़ गई है। डीप टॉक्स, बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। क्योंकि पैसे की गहराई को हम समझते हैं, पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। हम समझते हैं कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है और पैसे की क्या एक अहमियत है लाइफ में, वो हम बखूबी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए महज़ 100 रुपए कमाना भी 8 घंटे की मेहनत के बराबर है। तो आज जो गेस्ट हमारे बीच में हैं, ये एक 21 साल के नौजवान हैं, जिन्होंने 16 साल की उम्र से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी थी। जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि कंटेंट क्या होता है, क्योंकि 16 साल मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी टेंडर एज। तो इन्होंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा तो कंटेंट ही पैसा है और पैसे के आसपास रिवॉल्व करता है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे समझेंगे कि उन्हें कैसे ये आइडिया आया, उन्होंने क्या अपने पास रिसोर्सेज थे जो यूज़ किया। और दोस्तों, जो इनके बारे में ख़ास बात है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कहीं शहर से आते हों, दिल्ली से आते हों, बॉम्बे से आते हों। ये एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार, जहाँ पे इनके पापा जो हैं वो एक जैसे गाँव देहात में होता है एक हलवाई, जो कि शादी-ब्याह में जाके अपना खाना बनाते हैं, जिन्हें हम शहर में थोड़ा-सा मॉडर्न नाम देते हैं कैटरर्स। तो वो इस तरह के एक हलवाई हैं वहाँ पे। और मतलब आप समझ ही सकते हैं कि पैसे की कोई बहुत ज़्यादा तो वो रहा नहीं होगा इनफ्लो। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया और आज अपने पापा को भी इन्होंने रिटायर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम वेलकम करते हैं दीपक दहिया जी का, जिनके कि ऑल टुगेदर अगर देखे जाएँ तो 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 4 मिलियन तो इनके एक ही यूट्यूब चैनल पे हैं। फिर इनका एक दूसरा चैनल है, उस पे भी हैं काफ़ी अच्छा नंबर। इंस्टा पे भी इनकी वायरलिटी है। तो सबसे पहले तो आज हम इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया कैसे आया, इतने वायरल कैसे हुए, कितना पैसा कैसे कमाया और इनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं दीपक दहिया जी का। वेलकम दीपक जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आप यहाँ आए और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब तो दीपक जी ने बोल ही दिया है और ये मुझसे बेटर बोल लेते हैं। दीपक जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक 16 साल का बच्चा जिसे उस टाइम कोई पैसा कमाने का जुनून नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसकी एक अपनी अलग दुनिया होती है और उसकी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल माइनर होती है कि मुझे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए। उस टाइम में आप इतने कैसे फ़ोकस थे कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और आपने एक कंटेंट क्रिएशन को एक मोटिवेशनल स्पीकर बने? उस टाइम ऐसा होता है 16 साल के बच्चे को मोटिवेट करना ही इतना टफ काम है और आपने उस एज में औरों को मोटिवेट करने का ज़िम्मा उठाया। तो आप प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, लोगों को और लग दूसरा हाँ जी। दीपक भाई, बिफोर यू से मैं बता दूं कि दीपक भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं, प्लस इनकी बहुत अच्छी करोड़ों में, जो मैं बार बार क्यों ये स्ट्रेस दे रहा हूँ करोड़ों करोड़ों, क्योंकि इस उम्र में करोड़ों के बारे में सोच पाना ही किसी के लिए असंभव है और ये मल्टीपल करोड़ कमा चुके हैं। तो दीपक भाई, ऑन टू यू। अब आप माइक का चार्ज ले लें
और हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा बता दें कि मतलब सब लोग सुन के मजा आ जाए। सबसे पहले तो दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कमाल का इंट्रो दिया आपने। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। और पूजा जी ने मुझसे पूछा कि 16 साल की एज में आपने ये कैसे सोचा। तो सभी लोगों को लगता है कि 16 साल की एज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन उसके थोड़ा और हमें पहले जाना होगा। अच्छा। हाँ, जब मैं 12 या 13 साल का था जी उसके जी। बीच में। तो मैं एक स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस जाता था। तो वहाँ पर हमारे जो टीचर थे वो संडे को सेमिनार हमें शो करते थे प्रोजेक्टर पर सभी स्टूडेंट को। उस टाइम यूट्यूब वगैरह ना के बराबर था, हमने तो देखा भी नहीं था, पता भी नहीं यूट्यूब क्या होता है। तो उस टाइम वो हमें सेमिनार दिखाते थे संदीप माहेश्वरी सर के। ओके। हाँ। सो वहाँ से फर्स्ट टाइम जब मैंने संदीप माहेश्वरी सर को देखा, मैं पहली बार में इम्प्रेस हो गया। मेरे होता क्या है कि मतलब सॉरी होता क्या है कि अगर कोई 10 साल से लेकर के 15-20 साल तक के बीच में कोई होता है, पहले घर पर कोई आता था तो फोन मिलता था तो हम क्या करते, गेम खेलते थे। पहले मेरी भी आदत थी कि गेम खेलेंगे। उनको देखने के बाद में मेरे घर पर कोई भी आता, मैं उनका फ़ोन लेता, मैं सर्च करता यूट्यूब पर जाकर के संदीप माहेश्वरी और मैं उनके वीडियो देखता। मेरे केस में ये था, तो मैं उनसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। उनके वीडियोस बार बार मैंने देखे। तो देखने के बाद कम एज में ही मेरा जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से बदल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संदीप जी क्या एकलव्य बन गए, जी उन्हें गुरु बना लिया आपने। जी जी। वेरी नाइस। तो वही उनको मैंने बार बार देखा, उनको सुना, और बार बार उनके वीडियो में कई बार सक्सेस की बातें होती, कुछ बड़ा करने की बातें होती, बहुत सारी बातें होती। तो बचपन में बाकी चीज़ों की जगह वो चीज़ मेरे माइंड में घूमने लगी बार बार। तो वहीं से फिर एक जुनून उड़ गया कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है और अब जल्दी करना है। भले हम बाद में करेंगे लेकिन उसकी शुरुआत तो शायद हम अभी से कर सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन की फील्ड में करें हम या फिर किसी और फील्ड में करें। लेकिन मान लो हमें यूपीएससी भी करना है, भले अभी मैं 10th क्लास में हूँ, 11th क्लास में हूँ, लेकिन उसकी प्रिपरेशन तो मैं आज से कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो बाकी जो लोग बाद में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, मैं उन सभी से आगे निकल जाऊंगा। तो ये मेरा माइंड था। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ गया, वो भी गलत है कि बहुत ज़्यादा ही किसी की वीडियो देख लेना और ज़्यादा ओवर जोश में आ जाना। तो मैंने कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें अपना लक्ष्य सेट करना ही पड़ेगा। तो पहले तो मैंने अपना लक्ष्य सेट किया कि भाई बड़े से बड़ा करना है। संदीप सर के वीडियो देख रखे हैं तो बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ी एग्जाम क्या है, यूपीएससी। तो पहले तो मैंने उसका सोचा कि वो करेंगे। 5-6 महीने उसकी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी वगैरह वगैरह। फिर 5-6 महीने बाद रियलाइज़ हो गया मुझे कि ये गलत ट्रैक है, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, ना ही मेरी इसमें इतनी एक्सपर्टीज़ है, बस मैंने अपने आप पर थोप दिया है। वो मैंने पूरी तरह से फिर छोड़ दिया। फिर मेरे माइंड में बार बार ये चीज़ आने लगी कि कुछ करना है, जल्दी करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, बातें साल 2018 की 11th क्लास की। मैं 11th क्लास में हूँ, पढ़ाई चल रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेरे पास बाकी टाइम भी था। या तो उस बाकी टाइम को मैं वेस्ट कर सकता था या उसका यूज़ करके उसको यूटिलाइज कर सकता था। दो ऑप्शन थे मेरे पास में। अब मैंने किसका यूटिलाइज करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। जब किसी इंसान के अंदर से बार बार ये चीज़ निकलती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, भले उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, लेकिन अंदर से आता है कि कुछ करना, कुछ करना। तो क्या करना है, फिर ये भी उसके अंदर से ऑटोमेटिकली निकल करके आता है। और जब अंदर से निकल करके आती है चीज़ तो फिर वो बहुत आगे तक जाता है। तो फिर मेरे अंदर से भी निकल करके आई एक चीज़ कि यार मेरे को सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत इंटरेस्ट है। और वहाँ पर भी जो सेल्फ हेल्प का कंटेंट है, नॉलेजेबल कंटेंट है, इन्फोटेनमेंट का कंटेंट है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मोटिवेशन का, सेल्फ हेल्प का कंटेंट तो मैं 12 साल से देख रहा हूँ, 12 साल का था तब से। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और लगा कि नहीं यार, यूट्यूब पे कुछ करते हैं। तो मेरे पास खुद का कोई फ़ोन नहीं था उस वक्त, ये भी एक प्रॉब्लम थी। सैमसंग J2 Pro घर पर एक फ़ोन था फैमिली का पूरा, उसी से मैंने अपना कंटेंट बनाया। उसके अलावा माइक का इशू था। माइक मैंने फ्लिपकार्ट पर सर्च किया तो कॉलर वाले माइक आए थे कुछ 150 रुपये के, 200 रुपये के। तो मैंने 180 रुपये वाला माइक ऑर्डर किया। उसमें से 50 रुपये 100 रुपये किसी एक फ्रेंड से उधार लिए थे, 50 एक से लिए थे, 20 एक से लिए थे, और 20 रुपये 15 रुपये मैंने अपने जेब से मिला दिए थे। और ऐसे करके मेरा जो पहला माइक था वो आया था। फिर मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर का कंटेंट बना रहा था। मैंने सोचा फेस कैम पर आते हैं, लेकिन फेस कैम में मेरा जो फ़ोन है वो वीडियो एडिटिंग को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो लेकिन फिर भी मैंने कि इस फ़ोन से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं हो सकता है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या कर सकता है इस फ़ोन से, उस पर तेरा फोकस होना चाहिए। मैंने कहा इस फ़ोन से क्या वॉइस ओवर के वीडियो बन रहे हैं, ठीक है ये बनाओ। मैंने वही बनाना स्टार्ट किए, बनाता रहा। स्टार्टिंग के 5 महीने मैंने जी तोड़ मेहनत की। और क्या लगता है आपको कि स्टार्टिंग के 6 महीने में मेरे सब्सक्राइबर्स कितने गेन हुए होंगे? और जी तोड़ मेहनत की, रगड़ के मेहनत की मैंने पूरी। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दीजिए। 6 महीने में मेरे सब्सक्राइबर हुए थे टोटल 400। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसको भी सक्सेस मानता था।
क्योंकि उसमें जेन्युइन सब्सक्राइबर्स थे, टाइम टू टाइम बढ़ रहे थे, भले कम बढ़ रहे लेकिन बढ़ रहे थे। स्टार्टिंग के 6 महीने मेरे हुए 500 सब्सक्राइबर्स, उसके ठीक 9 दिन बाद मेरे हो गए 1000 सब्सक्राइबर्स, 16 दिन बाद हो गए मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स, और 3 महीने बाद मेरे हो गए 3 लाख सब्सक्राइबर्स, और उसके 5 से 6 महीने के बाद में ओवरऑल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और मैंने 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक वही फ़ोन यूज़ किया जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जो स्टार्टिंग में था, जो सैमसंग का J2 Pro फ़ोन है, जो कि फेस कैम वीडियो को तो सपोर्ट ही नहीं करता है, वीडियो एडिटिंग को तो सपोर्ट ही नहीं करता, हाई अगर वीडियो एडिटिंग कर दी उसमें तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो मैं उससे कर सकता था वो मैंने अपने आप पर थोपा कि तू जो कर सकता है इसका हाईएस्ट पोटेंशियल फ़ोन का जो है वो निकाल, तो और वो मैंने दीपक किया। भाई तब तक अपनी अर्निंग वर्निंग कुछ शुरू हो कुछ गई? अर्निंग नहीं थी, कुछ अर्निंग नहीं थी, बल्कि टॉर्चर था कि स्टडी चल रही है, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत क्यों करनी किसी चीज़ में, पेरेंट्स को इसका जवाब कैसे दें? क्योंकि आप आज तो देखेंगे हर तीसरा बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा एग्जांपल देने वाला, उस टाइम तो कोई एग्जांपल देने वाला नहीं था, मेरी सिटी में दूर दूर तक कोई यूट्यूबर नहीं था। जैसा कि हमने अभी कहा कि आप गांव देहात से आते हैं, तो आप कहाँ से हैं? व्हाट इज योर होम टाउन? मैं एमपी का एक छोटा सा जिला है आगर मालवा, मैं वहां से हूँ, एमपी आगर से। मालवा। हाँ, ये उज्जैन के पास में आता है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि मतलब कामयाबी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, कामयाबी सिर्फ आपकी अपस्किल्स की मोहताज है, सिर्फ इस चीज़ की मोहताज है कि आप अपना कितना डेडिकेशन और कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी कामयाब हो सकता है, कोई भी पैसा कमा सकता है। कंटिन्यू करते हैं दीपक जी से। तो अपनी स्टोरी का मैं पार्ट बता रहा था कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक मैंने फ़ोन से ही किया, उसका जो पूरा पोटेंशियल था वही मैंने निकाला। उसके अलावा मैं बता रहा था कि कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होते थे जिन जो अर्निंग वगैरह शो करते थे, जिनका हम एग्जाम्पल दे सके। एग्जाम्पल देने के लिए भी मुझे उज्जवल पाटनी सर का एक वीडियो मिला था। अच्छा। हाँ, जहाँ पर बात कर रहे थे कि आजकल तो कई सारे लोग जो कैमरा ले लेकर फिरते हैं, महीने के 2.5-3 लाख आराम से कमा लेते हैं। ये लाइन मैंने प्ले करके मम्मी को सुना दी। ऐसा भी कोई होता है क्या? 2.5-3 लाख रुपए कौन कमा लेगा ऐसे करके? ने सब पागल बनाने वाले काम है। मैंने कि बस कुछ महीने और रुक जाओ, यहाँ तक आ गया हूँ, अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा। तो जैसे तैसे मैंने जो 8-9 महीने का जो मेंटल टॉर्चर था, प्रेशर था, वो सारी चीज़ें झेली, और फाइनली फिर एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैंने अपनी पहली अर्निंग करी, वो थी 10,500 रुपये की। वेरी गुड। हाँ, 10,500 रुपये आए तो लगा कि हाँ, कि पेरेंट्स को पता चला कि हाँ ये सच था। और उस टाइम आप स्कूल में थे? मैं स्कूल में था, 11th क्लास में 11th था। स्टैंडर्ड में थे? 11th में मैंने स्टार्ट किया था, दीपक उस वक्त भाई मैं 12th में आ गया एक था। मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा, आपको पॉज करना चाहूंगा। वो स्पॉन्सरशिप क्या है, थोड़ा ऑडियंस को बताइए, जैसे क्या चीज होती है ये? स्पॉन्सरशिप क्या होती है कि एक तो आप देखते होंगे यूट्यूब पर जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आपके स्टार्टिंग में एक एड आता है, उस एड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा क्रिएटर्स कई बार अपनी वीडियोस में किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ के बारे में बता रहा है अलग से, वो होता है स्पॉन्सर। कंपनी क्रिएटर को पैसे देती है उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। मतलब आपने एक किरदार की तरह काम किया, जैसे हम हाँ टीवी में हाँ, एडवर्टाइजमेंट जी देखते जी हैं, जी। उस तरह से आपने उसके लिए एडवर्टाइज किया और आपको हाँ 10,500 रुपये मिल गए। हाँ, 10,500 रुपये मिले। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर मम्मी पापा से 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिए, सॉरी 2,000 मम्मी पापा से एक्स्ट्रा लिए, और फिर 12,500 का मैंने एक फ़ोन लिया जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी उस टाइम पे। और वो कौन सा फोन था? वो भी सैमसंग का था, A20। लेकिन वो भी कोई ऐसा बहुत अच्छा फोन तो बहुत नहीं अच्छा था। फ़ोन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन पहला ही पेमेंट आया मेरा, 2 दिन बाद ही मैंने उसे अपने काम में लगा दिया, बिना फालतू कुछ भी सोचे। पूरा का पूरा पेमेंट मैंने काम में लगा दिया। ये है डेडिकेशन। बिल्कुल, ये आपकी इतनी बड़ी डेडिकेशन है कि पहली इनकम तो हम लोग सोचते हैं इसका एन्जॉय कर लें, कुछ कर लें, मम्मी-पापा को कुछ दिला दें, जो सब बच्चों की थिंकिंग रहती है। लेकिन आप इतने फ़ोकस थे कि आपने अपनी फर्स्ट इनकम को ही अपने बिज़नेस के अंदर ही यूटिलाइज़ हाँ, किया। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर फर्स्ट इनकम को अपने बिजनेस में लगाते हैं कि यार मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, उनके लिए देना है, ठीक है, अच्छी बात है वो। लेकिन अगर इसको मैं अपने काम में लगाऊंगा तो मम्मी पापा को आगे बहुत ज़्यादा दे पाऊंगा। अगर ये मम्मी पापा को दे दी तो आगे आएगा कि नहीं आएगा उसका भरोसा थोड़ी है। तो दीपक जी ये हाँ, बताओ, अब तो हमारा सवाल सारा घूम फिर के दूसरी चीज पे फोकस हो रहा है। अर्निंग पे। अर्निंग तो गई, अब भाई साहब तेल लेने हैं। अच्छा। आप अपने काम के प्रति इतने फोकस कैसे थे? मुझे तो ये समझना है, मेरे के लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि मतलब एक 16-17 साल का बच्चा जिसको कि खेलने कूदने, दोस्त यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, ये वो टीम टाम से ही फुर्सत नहीं है, हाउ कम दैट बॉय इज सो फोकस्ड कि उसके पास 10,000 रुपये आए तो उसने अपने काम पे ही लगा दिए। चलो ठीक है, वो फोन हो सकता है मनोरंजन का भी कारण बने, लेकिन आपके लिए प्राइमरीली वो बिजनेस का एक इंस्ट्रूमेंट था। यस, माइंडसेट का देखिए खेल है कि आपके संगति किसके साथ में है। आप
अब जरूरी नहीं कि संगति मतलब आपके जो दोस्त है जो आपके साथ में रहते हैं वही हो, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जी 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 जैसे कि एक लॉ है, लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। आप कोयले की खदान में जाओ, बिना किसी भी चीज़ को टच करे वापस आ जाओ, आप काले होकर के लौटोगे। आप परफ्यूम की शॉप में जाओ, बिना परफ्यूम लगाए आ जाओ, आप सुगंधित होकर के लौटोगे। जी आप अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, ऐसा सुनो जो आपके बहुत ही काम को, आप चाहो ना चाहो आपके माइंडसेट उसी तरह दिशा में निकल जाएगा। जी 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 और ये कोई नई बात नहीं है कि 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का कि इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है। मैं तो सोचता हूँ, लोग लगता है मैं आगे बढ़ गया, मैं सोचता हूँ कि मैं तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता था। अगर कोई चाहे तो उस उम्र में भी इतना कर अगर 2 सकता साल है। और पहले शुरू कर देते। हाँ, ये भी था, मेरा तो था भी से शुरू करने का। मैंने सोचा कि मैंने लेट स्टार्ट किया 16 की एज में। लेकिन दीपक भाई इसमें थोड़ा-सा मैं आपसे शायद एग्री भी करूँगा, डिसएग्री भी करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है डेटा यूट्यूब और ये इंस्टा और ये सब जब से ये जियो वाला आया कि एक आप 30 मतलब एक दिन में 1.5 जीबी 2 जीबी डेटा कंज्यूम कर सकते हैं, हाँ, हाँ। तब से ही मेरे ख्याल से डेटा का कंजम्पशन और ये कंटेंट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, हाँ। क्योंकि लोगों के हाथ में एक ईज़ी एक्सेस आ गई ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो शायद आप पहले करते भी मेहनत तो मैं समझता हूँ कि उस नहीं, एक्चुअली जियो 2015 में आया था, राइट? या फिर 2016 मान लेते हैं, वो तो कंफर्म है, 16 तो। नहीं, नहीं जियो तो अभी पता नहीं 15 या 16 में अनलिमिटेड हुआ था वो शायद। नहीं, नहीं मेरे ख्याल से तो बाद में क्योंकि ये जो इन्होंने लॉन्च किया था अनलिमिटेड वाला प्लान ना? अनलिमिटेड वाला ये तो उसमें किया है ना कोविड के टाइम में किया नहीं, था। नहीं, नहीं, नहीं। 15 में किया था या 16 में किया था, कंफर्म है इतना तो। देखियो बेटा गूगल करिए जरा। मैं 8th क्लास में था, इतना मुझे कंफर्म पता है। अच्छा हाँ, और मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया 11th क्लास में। 2015 15 बताया था ना, करेक्ट। 15 में जियो आया था और मैंने तो 2018 में एंडिंग या फिर ये कहें 19 स्टार्टिंग में किया था। तो कितना डिफरेंस है, 3-4 हाँ साल का। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई दिखी ना, कि अगर उस टाइम करता तो और आगे होते। उस टाइम तो और कंपटीशन कम था, तो वो भी चीज़ है। लेकिन ये तो वही बात होगी, हम कोई स्टॉक लो से पकड़े और हाई पे छोड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप जो टाइम आपको सुटेबल लगा आपने उसमें स्टार्ट किया, पहले सोचा था मैंने, लेकिन स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्ट नहीं किया हाँ। था। तो कंटेंट में क्या क्या कंटेंट बनाते हैं जैसे कि आप शायद मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। और क्या क्या करते हैं मुझे आप ही बताइए क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा पता भी नहीं है आप ही ओके। बताएं। देखिए, जो मेरा जो मेन चैनल है उसका जो कंटेंट है वो पूरा सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इन्हीं सब के रिगार्डिंग वो होता है। लेकिन मेरा जो मेन कोर निश रहा है वो है हार्ड कोर मोटिवेशन वीडियो। अब थोड़े वो कम करके हम थोड़ा सेल्फ हेल्प पे ज़्यादा है, लेकिन जो मेन रहा है पहले वो हार्ड कोर मोटिवेशनल वीडियोस रहा है मेरा। तो आपने जैसे मोटिवेशन पे आप बनाते थे, तो आपने 2016 या 18 में शुरू किया? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर। तो हाँ। कोविड के टाइम तो आपके सब्सक्राइबर्स मल्टीफोल्ड्स बढ़े होंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, मेरे केस में पूरा उल्टा हुआ। लेकिन जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो वो तो उस टाइम सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होनी चाहिए उस टाइम एक्चुअली की उस टाइम मैं ऑडियंस ही की। बहुत ज़्यादा लो फेज में चला गया था कोविड के टाइम पर। ओके। हाँ, कोविड आया उसके 7-8 दिन, मतलब कोविड के टाइम पे मेरे 1 मिलियन तो हो चुके थे। उसके बाद हमारी 12th की एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन्ड हुई थी, वो एक था और काफ़ी चीज़ें थी। तो और वैसे में पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है, तो मैं किस चीज़ के बिल्कुल। लिए मोटिवेट करूँ लोगों को? ये भी मेरे अंदर से था। मोटिवेट किस चीज़ के लिए करूँ? तो उस टाइम मैं इतना फ़ोकस चैनल पर कर नहीं पाया और जिन लोगों की सबसे ज़्यादा ग्रोथ कोविड में हुई, मेरी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कम कोविड में हुई थी। कोविड में तो आपके हाँ, साथ अपोजिट हुआ एक हाँ, तरह और से। जैसे ही कोविड खत्म हुआ फिर से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। मेरे केस में एग्ज़ैक्ट अपोज़िट हुआ। तो आपने जो अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, जो आपने इनिशियल वीडियोस बनाई, वो भी आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग पे ही बनाई? हाँ, मैंने उसी के रिगार्डिंग रखा तो था। आप एक मोटिवेशनल स्पीकिंग पे वीडियोस बनाते हैं, और आप क्या-क्या कंटेंट करते हैं? और जो सेल्फ हेल्प में है शायद वो बुक समरी हो सकती है, किसी बुक के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं हम। बाकी जो अलग-अलग टॉपिक्स है, जो यूथ की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ-कुछ फाइनेंस के भी हमने टॉपिक कवर किए मेन चैनल पर, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हमने टॉपिक उस पे कवर किए हैं मेन चैनल पर। और जो सेकंड चैनल है हमारा वो डेडिकेटेड था क्रिएटर्स के लिए, जो ओके। यूट्यूब पर आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बनाकर डाल दी है। कैसे शुरू करें, कैसे हाँ, एडिटिंग करें, कैसे एग्ज़ैक्टली। क्या करें, सारा आपने उसमें करा है। हाँ, हाँ। तो आपको किसमें ज़्यादा रिजल्ट मिले? किसमें आपका रेवेन्यू का ज़्यादा जनरेट हुआ? रेवेन्यू का तो देखिए, रेवेन्यू का तो जो फाइनेंस की वीडियो हमने डाले हैं उन पर सबसे ज़्यादा है, जो फाइनेंस की वीडियो है। लेकिन वही है कि फाइनेंस हमारा मेन निश हमेशा से रहा नहीं है, कुछ गिने चुने वीडियोज़ है, तो उन पे रहा है मेन तो। बाकी जो मोटिवेशनल वीडियोज़ है और टेक की वीडियोज़ उन पे काफ़ी कम रहता है थोड़ा। कम रहता है। हाँ, रेवेन्यू की बात करें तो मैंने काफ़ी रेवेन्यू गँवाया है। बहुत सारी चीज़ें, एक तो
अगर मैं कंटेंट मेरा फाइनेंस का होता, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता मैं, तो मेरी अर्निंग ये मानो आप 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा होती। अगर मैं एक तरफ 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो एक तरफ मैं 5 करोड़ कमाऊंगा इन निश में। इतना इतना वेरिएशन है। फर्क है, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो तो ये। आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ कि अगर कोई कंटेंट हाँ। बनाना चाहता है तो किस नीश में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर सबसे ये तो आप मत 1 ही 2 3 ये आप तो आप बताओ। मत ही देखो। अगर सब लोग मेरी एडवाइस को सुन करके सब लोग मेरी बात मान लेंगे तो फिर आपके धंधे बंद हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा। सबसे ज्यादा पैसा है फाइनेंस में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन अर्निंग की जो निश है उसमें, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इन कीवर्ड्स पे और इन निश में टेक्नोलॉजी बहुत में। पैसा है। टेक्नोलॉजी में नहीं है। टेक्नोलॉजी में नहीं। टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है। ये यूट्यूब एडसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर हाँ, लेकिन स्पॉन्सरशिप ब्रांड्स में भी इन निश में ज्यादा पैसा है, ये भी मानना पड़ेगा। तो आपके पास किस टाइप के ब्रांड्स आते हैं? जैसे आप एक मोटिवेशनल मेरे स्पीकर पास हैं। कई तरह के ब्रांड्स आए हैं, कुछ एजुकेशनल आए हैं, कुछ फाइनेंस के आए हैं, कुछ एडटेक कंपनी के आए हैं, एंड काफी सारे अलग अलग ब्रांड है। और मैक्सिमम आपको किसने पे किया है, किस ब्रांड ने? फाइनेंस ब्रांड है। फाइनेंस फाइनेंस ब्रांड। ब्रांड है। तो दीपक भाई, अगर जैसे मान लीजिए कोई आज का युवा है जो कि 16-17 साल का है या 18 का है या 12वीं कर चुका है, हम ये मानते हैं, क्योंकि हम ये एनकरेज नहीं करते किसी भी बच्चे को कि उसे पढ़ाई छोड़ के कमाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं। 12th और ग्रेजुएशन तो मस्ट है, दे एवरीवन शुड डू दैट। तो अगर कोई बच्चा करना चाहे इसे साइड बाय साइड आफ्टर हिज क्लास 12th, तो वो क्या करे, कैसे शुरू करे, और कितने पैसे की लागत आती है, क्या किस तरीके से ये मतलब चालू हो सकता है काम, और इसमें क्या स्केल है ऊपर जाने का? ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई करना चाहे, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है उसके साथ में, तो और उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। आप मेरे केस में अगर खुद की बताऊं तो सिर्फ फ़ोन था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और मैंने देखा अभी भी, ऐसा नहीं पहले की बात है, आज की डेट में भी कई सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे से भी कम एज के लोग मैं देख रहा हूँ, जो सिर्फ फ़ोन से काफ़ी कमाल का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे वायरल भी हो जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा। ग्रोथ भी कर रहे हैं। हाँ तो जैसा आपने बताया मुझे, क्या पहला माइक आपने 150 का लिया, हाँ तो हाँ। आज आप कौन सा माइक यूज करते हैं? आज मैं श्योर का MV7 माइक यूज़ करता हूँ, 25,000 रुपये का। 25,000 का हाँ। कॉलर माइक है वो? नहीं नहीं, श्योर का MV7, ऐसा है? हाँ इस टाइप से एक है, अच्छा। वो वाला माइक मैं यूज़ करता हूँ। ओके। और जो हम फिर से वहीं पर आते हैं कि वो कैसे अर्न कर सकता है, तो पहली स्टेप तो ये होती है उसको नीश फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पैसों को माइंड में रख करके वो नीश ना सेलेक्ट करे तो ही बढ़िया है। हर नीश में आप पैसा कमाओगे, भले थोड़ा कम कमाओगे चलेगा, लेकिन जो कम होगा ना वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं देखा जाए तो फाइनेंस कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी कम पैसा कमा रहा हूँ, 5-6 गुना कम कमा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी लोग मुझे देखते हैं जो बिल्कुल नहीं अर्न कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। तो परसेप्शन वहाँ पर फिर चेंज हो जाता है। तो आपको पैसों को तो माइंड में थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इंटरेस्ट से पता नहीं लग रहा है कि कौन सी नीश है, तो फिर आप एक्सप्लोर करो, नई नई नीश एक्सप्लोर करो। फॉरेन के कुछ चैनल से वो देखो, बाहर का कंटेंट कंज्यूम करो, इंडिया का करो, करते रहो। कुछ ना कुछ नया आपके अंदर से निकलेगा कि ये थोड़ी नई चीज़ है, या फिर इसको मैं नए वे में बता सकता हूँ। फिर आप उस नीश को सेलेक्ट करो। नीश सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही नीश सेलेक्ट कर ली, फिर आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो दीपक भाई, अब थोड़ा सा, क्योंकि हमारा तो शो ही पैसे का है, तो पैसे की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो कि जैसा अभी तक हम आपकी अब तक की स्टोरी से समझ पाए हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करी इस काम में। एक फ़ोन लिया A20 जो कि 10-12 हज़ार का आप बता रहे हैं आपने वो लिया, पहली इनकम से हाँ लिया पहली था। इनकम से फिर लिया। उसके बाद जो अर्निंग करी उससे मैंने अपना एक सेटअप बनाया, टीम हायर की, हमने पीसीज लिए, माइक में इन्वेस्ट किया, सेटअप में इन्वेस्ट किया। तो इस हिसाब से हम फिर से वो इन्वेस्ट करते इन्वेस्टमेंट गए। कितनी थी? क्योंकि अगर हम मान के चलें, मैंने अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए। जैसे फर्स्ट स्टेज में मेरे 10,000 थे तो मैंने उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट की। फिर आगे गए, फिर हमने एक नॉर्मल स्टूडियो बनाया, वहाँ पर मैंने पीसी लिया, माइक लिया, टीम 1-2 एडिटर हायर किए। फिर आगे एक स्टेज में हमने 1-2 एडिटर और हायर किए, थंबनेल डिज़ाइनर हायर किए, स्टूडियो को थोड़ा और इन्हेंस करा। तो अलग अलग स्टेजेस में हमने अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट किया। तो टोटल अगर हम आज की इन्वेस्टमेंट पकड़ें हम्म, तो वो कितनी समझे हम काम में इन्वेस्टमेंट, काम में? अगर सैलरीज वगैरह जो हमने दी वो सब कुछ मिला दे तो 7-8 लाख, 8-10 लाख हो गई होगी। पिछले 5 साल की मान लूँ ये? 5 साल तो गया, 1 साल तो मैंने सब कुछ खुद ही किया था। अच्छा। उसके 1 साल बाद भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था टीम वगैरह में, तो वो थोड़ा कम था। तो तो ये जब 7-8 साल जो आप बता रहे हैं, ये मतलब 7-8 लाख रुपए ये 1 साल के हैं? नहीं, ये आप मानो 2-3 साल के हैं। 2-3 साल हाँ। के हैं। तो मतलब ना के बराबर ही इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि 3 साल में अगर आप 8-9 लाख खर्च कर रहे हैं, 7-8 लाख नहीं, रुपए, 8-10 लाख क्यों? 8-10 हाँ, लाख हाँ, रुपए, हाँ, तो तो उतना तो फिर आ भी रहा होगा ना वहां से, क्योंकि तब तक तो आप हाँ, हाँ। चैंपियन बन चुके थे। या आई थिंक मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा होगा ये।
कि थोड़ा कुछ-कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने होगा। मिस कर दी थी क्योंकि अच्छा, हाँ, सेटअप में भी हमने शिफ्ट हुए, चलिए। पहले रेंटल तो था। अब ये बताइए कि दीपक भाई कि आपको यूट्यूब से कितना पैसा आता है? और आपके क्या-क्या सोर्सेज़ हैं पैसे कमाने के? और हम नंबर चाहेंगे आपसे कि नंबर बताएँ कि हाँ जी, इतना पैसा आता है। क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये पता चलना चाहिए कि इस प्रोफ़ेशन से कितनी अर्निंग हो सकती है, कोई कितना सक्सेसफुल हो सकता है और यूट्यूब आप से। एक बिल्कुल नहीं, ओके, यूट्यूब नहीं, जो ऑनलाइन आपकी अर्निंग। तरह देखिए, हाँ, आपने एक बहुत छोटे लेवल से शुरू किया, फिर आपने अपनी ग्रोथ को इस पे आप काम करते रहे। तो मेहनत तो एक पैरामीटर है ही है। देखिए, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जो आदमी कुछ भी कामयाब है, वो मेहनत किए बगैर है। तो वो तो सिर्फ़ किसी बड़े बिज़नेसमैन का बेटा ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। जैसे आप एक सेल्फ मेड मैन हैं, तो आपने अब तक जो है, जो भी यूट्यूब से आपका रेवेन्यू आया, वो कितना होगा? और अदर देन यूट्यूब जो आपने अभी स्पॉन्सर या ब्रांड बोला, हाँ, हाँ। उससे आपने क्या कमाया होगा? तो आपकी टोटल अर्निंग पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, तो कितनी होगी? देखिए यूट्यूब एडसेंस का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 1 सीआर क्रॉस कर चुका है। 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में? ये 4 साल। 4 साल में 1 करोड़ रुपए। हाँ, यानी कि मोटा-माटी आप हर महीने के 25 लाख और मतलब नहीं, हर नहीं, नहीं। साल के 25 लाख और 2 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। यूट्यूब एडसेंस से ओनली। ठीक है। हाँ, और स्पॉन्सरशिप की बात रहे तो स्पॉन्सरशिप से भी इतना या इससे थोड़ा-सा कम इसके आसपास ही कुछ होगा। मतलब 4-5 लाख रुपए महीने की आपकी कमाई हो जाती है। हाँ, हो ये जाती सिर्फ़ है। कंटेंट और ये सब करके। हाँ, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ आपकी कमाई का ज़रिया है? हमारे कोर्सेज़ है तो अच्छा, उन उसके थ्रू भी हमारी अर्निंग होती है। अभी हमने कुछ महीने पहले ही लॉन्च किए, उसके थ्रू अर्निंग होती है और कुछ कोर्सेज़ और हम हमारी एप्लीकेशन में ऐड करने वाले हैं, तो उसमें भी अभी काफ़ी। आपकी एप्लीकेशन भी है? हाँ, है। वो किस नाम से है? वो दीपक दया नाम से ही है। उसपे दीपक हमारे दहिया नाम से। हाँ, उसपे स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं। अच्छा, स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज़ हैं। यस। तो आपकी अपनी एजुकेशन क्या है और आप किस स्किल पे काम कराते हैं लोगों को और आप किस स्किल पे बात करते हैं? एजुकेशन तो देखिए मुझे लगता है कि मेरी मेन तो 10th क्लास तक ही थी। 10th अच्छा, क्लास में मेरा जो रिज़ल्ट था वो 95.6 परसेंटेज था। वेरी नाइस। दैट मैं वाज़ वेरी महापढ़ा नाइस। कोई इंसान था उस टाइम पे, हद से ज़्यादा। वो मेहनत करने की आदत तब से लग गई थी, तो हम ये मान पढ़ते के रहो। चलें आपको पढ़ाकू दीपक कहा जाए तो गलत नहीं है? वो सिर्फ़ तब तक ही था लेकिन। फिर वो पढ़ाकू बना लेकिन किसी और फ़ील्ड में बना, फिर उसकी फ़ील्ड में उसने पढ़ाई करी, बाकी पढ़ाई फिर उसने छोड़ ही दी एक तरह से। लेकिन आपने जो भी किया फुल डेडिकेशन से किया। हाँ, वो है। 10th तक पढ़ाई करी वो फुल डेडिकेशन से करी, बाद में जो किया वो भी फुल डेडिकेशन जी, से जी। किया। तो आपने जो आप बता रहे हैं कि आपके कोर्सेज़ हैं, वो कोर्सेज़ किन स्किल्स पर हैं? जैसे अगर आज कोई एक 18 ईयर का यंग बच्चा आपके पास आए, हुँ। तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो ऐसा कौन-सा स्किल सेट डेवलप करे, जिससे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि हमारे कोर्सेज़ कौन से हैं और उसको क्या सजेस्ट करें? एग्ज़ैक्टली। कि कौन से कोर्सेज़ सजेस्ट करें या एडवाइस मैं उनको दूँ? एडवाइस भी एंड एडवाइस। कोर्सेज़ भी मीन ओके, तो देखिए हमारे जो कोर्सेज़ हैं स्किल बेस्ड है। एक है हमारा थंबनेल डिज़ाइनिंग पे जो क्रिएटर्स के लिए, एक वॉइस ओवर के लिए क्योंकि मेरा जो मेन चैनल रहा वो मेनली वॉइस ओवर में रहा काफ़ी टाइम तक। तो ये पेड हैं सारे? हाँ, ये पेड है। अच्छा। उसके अलावा भी वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, अभी हमारा प्रोसेसिंग में सो है। यू हैव द स्टाफ जो ये कोर्सेज़ ट्रेन करता है? देखिए फर्स्ट कोर्स था उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने ही बनाया एक तरह से वो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा गया उसमें, लेकिन टीम ने भी वर्क किया उसमें। वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है वो टीम के ऊपर है पूरा, वो टीम बना रही है। जो एक्सपर्ट है वीडियो एडिटिंग के वो बना रहे हैं। ओके। हाँ, तो आपके सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं ये? हाँ जी। और इन कोर्सेज़ से आपको कितना रेवेन्यू आ जाता है? मंथली आप कितने कोर्सेज़ बेच लेते हैं और अभी पर तो हमने कोर्स वो कह रहा हूँ अभी स्टार्ट ही किया है इनिशियल स्टार्ट बेस। किए तो जी, एक कोर्स का चार्ज क्या है? जैसे थंबनेल का आप बता रहे हैं उसका तो काफ़ी कम है, उसके 400 रुपये ही है। 400 है और यस, वीडियो एडिटिंग का? वो अभी लॉन्च नहीं किया हमने, उसका प्राइस अराउंड 1200 होने वाला है। 1200 होने वाला है। यस। तो वो तो बहुत रीज़नेबल है अगर वैसे आप हाँ, देखने क्योंकि मेरी जाएँ। ऑडियंस को मैं अपने आप को देखता हूँ कई बार, क्योंकि जहाँ पर मैं उस स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर पाता था काफ़ी महँगी-महँगी चीज़ें, तो उस स्टेज पे मैं काफ़ी ना अपने वाले लोगों को देखता हूँ। तो उनको थोड़ा मैंने सोचकर कम प्राइस रखा है। तो दीपक जी अभी जैसे आप एक बहुत स्मॉल टाउन से आए और आपने जो अचीव किया वो अच्छे-अच्छे टाउन्स में भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपने स्पेशली अपनी विलेज में जाते हैं या अपने होम टाउन में जाते हैं, तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल या लोग आपके पास आते हैं कि हमें भी आप सिखाइए और हम आपके पास आना चाहते हैं? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और स्टार्टिंग टाइम में तो ये बहुत तकलीफ़ थी अब कि मुझे भी ये सिखा दे। अब मैं लोगों को बैठ करके थंबनेल बनाना है, वीडियो एडिट कराना तो करना तो क्योंकि सिखा उनकी नहीं ये सकता था। एक्सपेक्टेशन होगी ना कि ये तो मेरा फ्रेंड है, इससे मैं सीख करेक्ट। लूँ और ये अपने जैसा मुझे बना दे। तो वो आपने किसी को आपने अपनी तरह ट्रेन किया हो या कोई इतना डेडिकेटेड आपको मिला हो वहाँ पर? इतना डेडिकेटेड तो मुझे नहीं मिला।
सच कहूँ तो, कि मैं अपने आप को देख पाऊँ किसी में कि मैं उस टाइम पे ऐसा था, ये एग्जैक्ट उसी लेवल का डेडिकेशन के साथ में कंटेंट क्रिएट कर रहा है या फिर वो जुनून दिख रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को जो पूछा, जिसने पूछा वो सब कुछ मैंने उसको बताया। एंड ओके। इस चीज़ को लेकर के कि बहुत लोग मुझे परेशान कर रहे थे कि ये बता, ये कैसे, वो कैसे। तो मैंने सोचा कि ये जो आ रहे हैं ना, इन सबके लिए काम करते हैं, 5-6 वीडियो बना करके रख देते हैं अपने सेकंड चैनल पर, कि भाई स्क्रिप्ट कैसे लिखें, थंबनेल कैसे बनाएं, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, चैनल ग्रो कैसे करें। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पर बता दूंगा, और कोई भी मेरे पास आएगा तो बता दूंगा भाई ये रहे वीडियोस, तेरे को ये सीखना है, ये रहा, ये सीखना है, ये रहा मेरा। तो ऐसे करने के लिए मैंने वो कुछ वीडियोस बनाए थे, और मैंने क्या अपने चैनल पर डाल दूंगा, कोई पूछेगा तो दे दूंगा उसको। फिर बाद में वो पेड हो गए। पेड नहीं हो गए, सेकंड चैनल पर वीडियो तो फ्री है। अच्छा। मैंने वीडियो से टाइम पास के लिए मतलब डाले थे। पहला वीडियो वायरल, दूसरा वायरल, तीसरा वायरल, सारे वीडियो मिलियंस में गए। वो एक वीडियो 4 मिलियन क्रॉस कर गया, जो वॉइस ओवर वाला मैंने बताया था। मैंने सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए, कोई मेरे पास आएगा तो उसको मैं ये वीडियो दे दूंगा, वो 4 मिलियन क्रॉस कर गया। और ऐसे मेरा सेकंड चैनल क्रिएटर्स के लिए बन गया। सेकंड चैनल पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 4 लाख उस पे होने वाले हैं। 4 लाख होने तो वाले। आपका पहले चैनल का क्या नाम है और दूसरा क्या नाम है? वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। पहले चैनल का नाम है दीपक दैया, और सेकंड का दीपक दैया 2.0। 2.0 जी। तो दीपक भाई, आपसे एक बहुत क्विक एडवाइस चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से आते हैं। तो मैं, जो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो कि लॉस में हैं, ओके। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस लेते हैं, बाकी लोग 10% ही कामयाब हैं। तो मैं लकी था कि चलो मैं तो इस डिप्रेशन और इस सब फेज से ऊपर आ गया। आप क्या समझते हैं कि भाई अगर कोई आपके पास ऐसा बंदा आए, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो क्विक 5 या 10 कोई एडवाइस ऐसी दें कि अगर कोई आदमी है वो लॉस में है, वो डिप्रेशन में, उसके पास पैसा भी नहीं है लेकिन उसे बड़ा पैसा बनाना भी है, तो वो क्या करे? देखिए, आपने क्वेश्चन तो सही पूछा, लेकिन क्वेश्चन में जो बीच में आपने एक चीज़ डाली है, उसमें तो आपकी एक्सपर्टीज से देखा जाए तो। अब अगर लॉस में उसके पास पैसा नहीं है, नहीं, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये टॉक शो आपका है, मेरा नहीं है। भले वो मेरा शो हो, लेकिन वो जो फील्ड आपने बताई, जो नीश आपने बताई, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसमें देखा जाए तो। और उसमें अब कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन यही आता है कि कर क्या सकते हैं अभी आज की डेट में। ये हो सकता है कि जो हो गया सो हो गया, हमने गलतियां की, ठीक है। अब अगर फिर से शुरुआत करते हैं, तो या तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में प्रॉपर रिस्क कैलकुलेट करके ही हम करेंगे, ये प्रण आप ले लो। या फिर आओ ही मत, अगर फिर से सेम चीज़ें करनी है, उसी तरह से आपको फालतू बने करना है, तो फिर आओ ही मत उसमें। क्योंकि फिर से आओगे, पैसा एक दिन बन गया, 2 दिन बन गया, अब तीसरे दिन डूबेगा ही डूबेगा। ये इतिहास ने आज तक हमें बताया है। कोई भी मन धड़ंग ट्रेड करके सक्सेसफुल मुझे आज तक नहीं दिखा। मैंने तो एक्चुअल में देखे ही बहुत कम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बहुत कम। और वो भी वही देखें जो रिस्क कैलकुलेट करके लेते हैं, लालच को थोड़ा सा कंट्रोल में करते हैं, और पूरी गाइडेंस के साथ में सीख करके और धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ बड़ा ट्रेड ले लिया, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। मैंने देखा एक ट्रेडर है मेरा फ्रेंड, वो लाखों कमा लेता है, लेकिन फिर भी वो रिस्क कैलकुलेट करके ही लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर लॉस बड़ा हो गया एक बार, तो उसको रिकवर करने में महीनों लग जाएंगे और पूरी जर्नी खराब हो सकती है जो हमने बनाई है। तो वहां पर फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, गाइडेंस आप लीजिए लोगों का, और रिस्क कैलकुलेट करके आप कीजिए आगे। और ठीक है, कई सारे, इनफैक्ट सर भी बहुत बड़े लॉस में चले गए थे, तो इनकी भी स्टोरी से इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं। कितना, 2 करोड़ का लॉस शायद तक, थोड़ा ज़्यादा, 2.5 करोड़ मान लेते हैं। 2.5 करोड़ के लॉस से उभर करके फिर इन्होंने प्रॉफिट में आना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये आ सकते हैं, तो फिर तो आप भी सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल करके। बहुत रिस्की चीज़ है। अपना स्किल सेट डेवलप करें जिस भी काम को करना है, हाँ, और उसमें फिर आगे और बढ़ते इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रिस्क का आपको कैलकुलेट बहुत करना पड़ेगा। दीपक जी, आपने बताया आपके कोर्सेज हैं, जी। तो जैसे अगर कोई यंग चाइल्ड है जिसने 12th क्लियर करी है और वो एक स्किल सेट डेवलप करना चाहता है और आपके जैसा बनना चाहता है, आपसे इंस्पायर होना चाहता है, तो आप प्लान ऑफ एक्शन बताइए कि वो कहाँ से इनिशिएट करे। आपने 12th बाद ही क्यों किया? क्यों 12th से पहले नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि 12th तक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक कल्चर है हाँ, कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं 12th करो, उसके लेकिन बाद जो कितने लोग हैं जो मर्जी कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, और कितने लोग हैं बाकी, कितने बचे? आई कंप्लीटली चलो अग्री। हम एक काम हाँ। करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्यून अप कर देते, ट्वीक कर देते हैं थोड़ा सा। आप, जब बच्चा एक 14-15 साल, 17 साल, हाँ। 16 साल का हो गया, उसने 12वीं करी नहीं करी, 10वीं करी नहीं करी, अब बताओ कि वो क्या करे? दीपक जी वो टची क्या हो गए करे? 12th से। अभी डिबेट हो जाती। टॉक शो थे, डिबेट शो। दीपक कॉलिंग दीपक है इस शो का नाम। देखिए, अगर मैं अपने पास्ट को जाकर के एडवाइस दूं, वैसे देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ वो चीज़ मैंने की। मैं हर किसी को यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टडी कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ में कीजिए, अच्छे से पढ़िए। एजुकेशन होना ही चाहिए, उसको क्विट मत करना।
लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ तो करिए। ये सिर्फ एजुकेशन करना ये भी मेरे अंदाज में बेवकूफ़ी है। भले आप एज अ प्रोफेशन ना करके एज अ हॉबी उस चीज़ को कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, कोई भी स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, भले वो प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप कीजिए। वरना आप 12th क्लास में आ गए, आपने पूरा अपना स्कूल खत्म कर लिया और अपने आप से पूछोगे कि एजुकेशन के अलावा मैंने क्या किया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? और जो एजुकेशन आपने किया उसमें से भी आप 80 to 90% चीज़ें तो भूल जाओगे अगर आप उस फील्ड में नहीं जाओगे तो। लेकिन जो बाकी चीज़ आप सीखोगे, जो स्किल अपने अंदर आप डेवलप करोगे, शायद वो आपके आगे ज़्यादा काम आ जाए या फिर वो आपको याद रहे। तो कुछ ना कुछ तो आपको देखो करना ही है साथ में। कम टाइम के लिए करो, स्टडी पर कोई इफेक्ट ना पड़े इस तरीके से करो, लेकिन करना तो है, जो कि मैंने किए और कई लोगों ने किए, और एडवाइस मैं आपको ये तो दूंगा ही दूंगा। तो कि चलो 12th से हम ये पहले छोड़ वाले देते हैं कि उसने 12वीं करी है, 10वीं करी है, 10th करी है, कब करी है। कोई बच्चा 14-15 साल की दहलीज पे खड़ा है, तो आप ये बताओ कि वो क्या करे और कितने रिसोर्सेज के साथ करे और कितने पैसे उसे चाहिए और वो क्या कमा सकता है। देखिए, कमाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो महीने के 1 करोड़ भी कमा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से। महीने के 1 महीने करोड़? के 1 करोड़ कमा रहे हैं, और सिर्फ 1 करोड़ नहीं, इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। और सिर्फ इसको इसमें खर्चा कितना होता है? इनिशियल बेस की बात कर रहे हैं या आगे नहीं पहुंचे? नहीं, 1 करोड़ जो कमा रहा है वो एक जो महीने 1 में, करोड़ हाँ, वो कितना खर्च कर रहा है? मैक्स टू मैक्स 4-5 लाख, मैक्स टू मैक्स, या मतलब फिर 4-5 5-7 लाख। लाख रुपए लगा के वो 1 करोड़ बना रहा है। हाँ, 4-5 लाख में उसकी सैलरी देनी है, या फिर उसका ये तो स्टूडियो हमारी स्टॉक मार्केट की सारी इक्वेशन ही बिगड़ गई। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सारी इक्वेशन बिगड़ गई, किसी भी बिजनेस की सारी इक्वेशन बिगड़ गई। की यही जो ROA होता है वो। हाँ। ROI ये बहुत अलग है। आपको मैं बताऊंगा, राजा रानी एक क्रिएटर है, ओके वो अपने कोर्सेज से वो शार्क टैंक में गए। ओके शार्क टैंक में सारे शार्क्स ने सारी चीज पूछी, उनका ROI निकला 44%। सभी शार्क्स की आंखें फटी की फटी रह गई। 44% प्रॉफिट। तो क्यों? वो कंटेंट क्रिएशन में, ये एक रीजन है। उन्होंने Okay. कहा कंटेंट होगा क्रिएशन आप में यहाँ बैठ जाओ, हम मार्केटिंग का तो पूरा पैसा बच जाता है ना, क्योंकि हमारे पास में ऑडियंस पहले से ही है, पहले लोग हमारी बात पहले से ही सुनते हैं। मार्केटिंग का पूरा पैसा बच गया, बाकी फिर आप अपना दिमाग लगा के बाकी चीजों में पैसे और बचा लो। लेकिन जो ऑडियंस फिर आपका कोर्स परचेज करती है और यूट्यूब की तरफ से जो मिलता है डायरेक्टली, फिर वो तो यहाँ पर ये बिजनेस से इसको रिलेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, इस कंटेंट क्रिएशन को, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ मिलता भी तो नहीं है। वो भी तो स्टार्टिंग में है, पेशेंस बहुत चाहिए आपको। पेशेंस बहुत चाहिए आपको, और स्टार्टिंग में कुछ मिलता भी तो नहीं है। मेरे केस में 9 महीने तक रगड़ कर मेहनत करने के बाद भी लेकिन दीपक कुछ भाई, नहीं आया। अगर आज की तारीख में हम कोई दुकान भी खोलते हैं, कोई हाँ। फैक्ट्री लगाते हैं, हाँ। कुछ करते हैं, एक छोटी सी भी दुकान खोलते हैं, तो पहले महीने से तो वो भी प्रॉफिट में नहीं आती, उसको भी साल भर लगता है कि भैया धंधा जमाने में। करेक्ट। आज कोई परचून की दुकान ही खोलता है तो पेशेंस देखिए, वहाँ पेशेंस तो पर देखो सब पेशेंस जगह, हर हर चीज में बिजनेस में आएगा ही आएगा। चाहिए। पेशेंस तो हर चीज में चाहिए यस, आपको। बट दिस इज हाईली रिवार्डिंग। बट हाँ, इसमें Yes. ये है कि रिकरिंग एक्सपेंस आपके बहुत कम है अगर आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, करेक्ट। या अगर आप बाहर से कुछ एडिट करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो 1-2 लाख भी खर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको हाँ। रिवॉर्ड मिलना शुरू हो तो मैनी फोल्ड मिल सकता है, ये बात हम एग्री कर सकते हैं आपकी। करेक्ट करेक्ट। एक मैंने ऐसा भी देखा था जिसके खर्चे थे मंथ के 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, उसकी इनकम थी मंथली 15 से 20 लाख रुपए। बताइए। हाँ, बताइए, 15 तो से ये- 20 लाख इनकम पे सिर्फ 50,000 उसके पर्सनल खर्चे भी जोड़ लिए उसने, बताइए, 50 से 60,000 रुपए में, और उसके जो काम के वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। तो इतने में तो कोई स्टॉक मार्केट क्या कोई चीज रिटर्न दे ही नहीं सकती है। नहीं नहीं सकती, पर वही है कि स्टार्टिंग में आपसे उतना ही निचोड़ भी लेती है, और बाद में फिर इतना देती है कि कोई फील्ड आपको दे नहीं पाती। ऐसा भी होता है। जी जी जी। दीपक जी, जैसे आपके 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे एक चैनल में, और एक में 3 लाख हैं आपके, आपने बताया, तो आपकी तो बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो कोई एक पर्टिकुलर वीडियो, कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट जो आपका बहुत वायरल हुआ और बहुत पसंद किया गया हो, उसके बारे में बताइए। और उसके ये सवाल अधूरा रह गया इनका, उसके बारे में तो बताओ हमें, ये बताओ कि उसने कमा के क्या दिया था उस वीडियो ने। हाँ मनी मनी। हाँ, ओके, श्योर। तो मेरी जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो फोन देख सकते हो आप। हाँ, उस पर 27 मिलियन व्यूज है। 27 मिलियन? हाँ, और लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो नहीं है वो। अच्छा। लॉन्ग वीडियो, वीडियो हाँ, पे 27। हाँ, इनफैक्ट उस पे जब 1 मिलियन लाइक हुए थे, तो वो वर्ल्ड की टॉप 5 वीडियोस में आ गई थी। 1 मिलियन लाइक मोटिवेशनल या फिर एजुकेशनल वीडियो में, क्योंकि 1 मिलियन लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में इस निश में बहुत और टफ चीज थी। कितना ड्यूरेशन था उस वीडियो का? 3.5 मिनट। 3.5 मेरे थोड़े छोटे ही वीडियोस होते थे उस टाइम पर। ओके। हाँ, तो वो 3.5 मिनट की वीडियो थी। उसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने शाम की बातें, मैंने शाम को उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली वीडियो की, और सोचा कि इसको अपलोड कर देंगे।
शाम को मैंने कर दी, उसके बाद में मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ करके 3:30 बजे उठ करके कंटेंट बनाता था अपना, क्योंकि टाइम का इशू था। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ करके वीडियोस बनाता था। तो मॉर्निंग में मैं उठा और मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, वॉइस इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई है शाम को, तो अब वापस से एक बार वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम है तो आधा घंटा लगेगा, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने फिर से रिकॉर्ड की, आधा घंटा रिकॉर्ड किया मैंने, कि यार ना उठे हैं और गला थोड़ा आवाज़ थोड़ी गाड़ी गाड़ी लग रही है, एक बार वो रिकॉर्ड कर लिए ना, 2 बार कर लिए तो थोड़ा टाइम है, तो एक बार और कर लेते हैं और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने फिर एक बार और उसको रिकॉर्ड कर ली वॉइस को, और देखा कि बेस्ट वॉइस रिकॉर्ड हुई है। उसको एडिट किया, वीडियो को भी मैंने फटाफट एडिट किया और फिर मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में मेरे को पता चला कि उसकी वॉइस तो मैंने वो डाल दी जो मैंने शाम को रिकॉर्ड की थी, गंदी वाली। गंदी वाली वॉइस हाँ, डाल तो मैंने दी। कि मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया उस चक्कर में। और मैं ट्यूशन गया, मैं अपने फ्रेंड को बता रहा और खुद को कोस रहा, हमने क्या कर दिया, फालतू ये चीज़ हो गई। स्कूल गया था मैं, स्कूल से वापस आकर के मैंने व्यूज़ चेक किए, ऑब्वियसली बात होती है। तो वो 6-7 घंटे में वीडियो 15,000 क्रॉस कर गई थी, और वो नंबर 1 पर रैंक कर रही थी उस वक्त। मैंने कहा ये वीडियो इतनी चली गई। और मैंने क्या किया पता उस पर, मैंने उस पर थंबनेल भी गंदा वाला लगाया। मेरे पास 2-3 थंबनेल थे अच्छे, तो मैंने किया यार इस पे ना ये वीडियो तो बेकार बनी है, तो इस पे ना नॉर्मल सा थंबनेल लगा देते हैं, अच्छा थंबनेल किसी और वीडियो के लिए रिजर्व करके रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मैंने उस पर थंबनेल भी थोड़ा सा अजीब सा लगाया। वो वीडियो तो वर्क कर रही, मैंने कि ठीक है करने दो। उसके बाद वीडियो थोड़ी और चली, मैंने कि चल रही, काम करते थंबनेल चेंज करते हैं। मैंने थंबनेल चेंज किया, वीडियो और चली। फिर मैंने थंबनेल चेंज किया और मैंने कि अब तो यही रहेगा थंबनेल, अब मैं चेंज नहीं करने वाला, और ये वीडियो जितनी जानी होगी चली जाएगी। मेरी फर्स्ट वीडियो बनी वो 1 मिलियन क्रॉस करने वाली 20 दिन में, और वो अलग फीलिंग होती है कि अपनी पहली वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर रही है। तो 20 दिन में वो 1 मिलियन क्रॉस किया उस वीडियो ने। उसके बाद में फिर उस वीडियो ने 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15, 20, 25 मिलियन भी क्रॉस कर गई वो वीडियो। तो आपने क्या बताया था ऐसा उस वीडियो में वो जो लोगों स्टडी को पसंद मोटिवेशनल आया? वीडियो थी। क्या मोटिवेट किया आपने? ऑडियंस ने लगभग देख रखी हुई कई लोगों ने, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, वैसे आप लाइंस उसमें मेन है। तो और इससे कमाई कितनी हुई दीपक भाई? इस वीडियो से कमाई बहुत कम हुई, दिक्कत हुआ क्योंकि उस टाइम में देख रहा था जितनी स्पीड से व्यूज आ रहे थे ना, तो छोटे वीडियोस भी थे और नीच भी ऐसी थी, तो उस पर स्टार्टिंग में तो कमाई काफ़ी कम हुई, बाद में थोड़ी इस पर कमाई बढ़ी। अगर मैं अपना फ़ोन देना, अगर मैं लाइव यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में उस वीडियो की अर्निंग चेक करूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होगी। उस टाइम रेवेन्यू काफ़ी कम था, सिर्फ एक ही ऐड आता था स्टार्टिंग में, एंड में ऐड आते नहीं थे। अभी भी चल रही है वो वीडियो? अभी भी मैं चेक करता हूँ कितने, अभी 28 मिलियन हो गई, 27 नहीं। 27 से 28 भी काफी है। इसने ऑलमोस्ट 5 लाख का रेवेन्यू मुझे दिया है। 5 लाख का रेवेन्यू। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी आपने कम जो था। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में काम किया वो आपको फल गया, यही मैं कह सकती हूँ? जी कह सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना सुबह पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, तो आपकी वो वीडियो हाँ। सुबह सुबह उस पर्टिकुलर टाइम में बनाना आपको अच्छा पे कर मुझे गया। लगता था वो सबसे एनर्जेटिक मोमेंट होता है मेरे लिए, कि इंसान की एनर्जी अलग अलग टाइम पर सबसे हाई होती है। एक मॉर्निंग में हाई होती है, दोपहर में कम हो जाती है, शाम को फिर से हाई हो जाती है। तो ये कि जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो उस एनर्जी का आप कैसे यूज़ करते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ में। और जिस चीज़ पर आप वो टाइम दे रहे हो जब आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है, तो वो चीज़ ना फिर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि आपने उस पर अपना एक्सट्रीम फोकस दिया है। एक्सट्रीम फोकस। हाँ, तो मेरा था कि भाई मॉर्निंग में उठते ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो जो अपना टाइम है वो मैं अपना कंटेंट क्रिएशन में दूंगा। और बहुत कम टाइम देता था मैं उस टाइम पर, क्योंकि मेरी 3 ट्यूशन होती थी 3 घंटे की, 6 घंटे का स्कूल होता था उस टाइम पर, तो यही टाइम मेरे पास में था। और सबसे मेन टाइम मैंने यहाँ पर दिया, कम दिया लेकिन सबसे मेन टाइम मैंने वहाँ पर दिया और पूरे फोकस के साथ दिया, तो वो चीज़ काफ़ी ग्रो करी। तो ये भी एक एडवाइस हो सकती है कि आपकी जो एनर्जी है वो आप सही कामों में लगाओ। उस टाइम जब आपकी एनर्जी हाई हो तो उसको सही से यूज़ करो, अदरवाइज बाकी टाइम आपके पास में एनर्जी नहीं रहेगी और आप उस टाइम पे जाओगे काम करने के लिए, जब आपके पास में एनर्जी नहीं है तो फिर आपसे काम इतनी शिद्दत से नहीं हो पाएगा जब एनर्जी नहीं है अंदर से। तो ये भी एक एडवाइस है लोगों के लिए। और एक और एडवाइस माइंड में आ रही, बता दूं? हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। पूछे थे कि स्टडी के साथ क्या करना चाहिए, तो मैंने एडवाइस दी थी कि स्टडी पे इफेक्ट ना पड़े, ऐसी कुछ ना कुछ स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, या फिर कुछ काम कर सकते हो, हॉबी डेवलप कर सकते हो। एक और भी चीज़ हो सकती है 12th बाद, अब आपके ऊपर आ जाते हैं कि 12th बाद अगर आप नहीं कोई बात नहीं, आप 12th 10th बाद ही आते हैं, 11 12 जो 12th बाद मर्जी के रख लिए लो। ही है मेरे एंड से भी, कि 12th बाद क्रॉस कर लिया आपने, उसके बाद में आप कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो, इतना डीप जाओ उस स्किल में, इतना डीप जाओ कि आप उस स्किल के मास्टर बन जाओ। कोई सी भी स्किल होगी आपको मुंह मांगा पैसा मिलेगा भाई साहब, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, कोई सी भी स्किल हो वो। ऐसा नहीं है कि इस स्किल में ज्यादा पैसा है तो यहां पर वर्क करते, नहीं, आपकी जो स्किल है वो कुछ भी हो सकती है। हर फील्ड में आप देखोगे, अब देखो साड़ी पहना करके लोग 7 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। डॉली जेन। डॉली
उसने अपनी स्किल में मास्टरी हासिल की है, वो वो अपनी एक स्किल में एक आगे बढ़ी साड़ी है। पहनाने के 5-5 7-7 वही लाख तो, रुपए लेती है। आप अपनी स्किल में मतलब कुछ भी स्किल हो सकती है, इतना डीप जाओ उसमें, इतना डीप जाओ कि कोई माइकल लाल आपके आगे टिक ना पाए उस स्किल में, ऐसे इतना ही डीप एक चले मेरे को जाओ। नाम ध्यान नहीं है, एक बार्बर है कोई बॉम्बे में, वो 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए लेते हैं हेयर कट लेते का। हैं और ज्यादा लेते हैं। लेते मेकअप हैं ना। आर्टिस्ट, कई ले, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो एक ब्राइडल मेकअप के 3-3 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं ना हम सब लोगों का भी। कुछ कंटेंट क्रिएटर है जो 20-25 हजार रुपए स्पॉन्सरशिप का चार्ज करते हैं, अगर वो ब्रांड प्रमोशन करते हैं तो। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जो कि 20-25 लाख चार्ज करते हैं। क्या फर्क है? क्योंकि वो अपनी फील्ड के मास्टर है। एक इंसान है जो कि अपनी फील्ड में टॉप पर बैठा हुआ है, उसका सब्सक्राइबर बेस काफी अच्छा है, उसका कंटेंट एकदम तगड़ा है, इतना तगड़ा उसका कंटेंट है, उसका ऑडियंस बेस इतना अच्छा है कि वो एक बोलेगा उसकी ऑडियंस मानेगी। तो और एक तरफ एक बंदा है जो कि अपनी फील्ड में इतना मास्टर नहीं है, उसकी ऊपरी ऊपरी लेवल पे कंटेंट बना रहा है, ऑडियंस दिखाने की है शायद उसकी, या फिर ऑडियंस नहीं मानती उसकी बातें, वो स्किल मतलब कुल मिलाकर की स्किल अच्छी नहीं है उसकी। ब्रांड किसको ज्यादा पैसा देगा? ऑब्वियसली जिसकी हाँ, स्किल ज्यादा होगी। वही। ये कहेगा कि मुझे तो 1 लाख चाहिए, ब्रांड कहेगा 20,000 रुपये मिलेगा, करना हो तो कर। ये कहेगा, ब्रांड को मानना पड़ेगा। ब्रांड कहेगी कि हम आपको देंगे 10 लाख रुपए, ये कहेगा कि 25 लाख लूंगा, करना हो तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड झकमरा के देगी, क्योंकि वो अपनी स्किल में टॉप पर है, मास्टरी हासिल की उसने अपने स्किल में। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मतलब ये जो एडवाइस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है लोगों के लिए कि जो भी स्किल, जो भी काम आप कर रहे हो, इतनी शिद्दत से करो, इतना डीप ले जाओ, इस लेवल पर अपने काम को ले जाओ कि आपके आगे कोई माइकल लाल टिक ना पाए। फिर आपको उसमें 5 घंटे देने पड़े, 10 घंटे देने पड़े, 2, लेकिन एक टाइम बाद आप देखोगे सिर्फ 6 महीने का टाइम लगेगा। सिर्फ 6 महीने बाद आप इतने आगे चले जाओगे उस स्किल में, उस फील्ड में, किसी में सपने में भी नहीं सोची होगी। तो मेरे ख्याल से आप तो 3 इडियट से कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे। 3 इडियट कैसे? 3 इडियट्स में भी वो यही मूवी कहता है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, अपने अंदर की जो अच्छा, क्षमताएं हैं उसको आमिर खान। पैदा क्योंकि करिए मेरा फोकस तो ये रहता है कि हमारे हाथ कि में क्या है, तरक्की बस वो। तरक्की आपके पीछे भागेगी। करेक्ट, करेक्ट, आप काबिल बनो, काबिल बनो। काबिल बनो। कामयाबी तो खूब आएगी। यस। बिल्कुल हाँ, यही था हाँ, उसमें, आप काबिल बनिए, हाँ, कामयाबी अपने आप झक मार के करेक्ट, आएगी। करेक्ट। संदीप सर के सेशन में मैं गया था, तो वहां पर एक बात हुई थी जो कि उन्होंने कट कर दी थी। कोई कैमरामैन था, तो उसने क्वेश्चन किया था कि मैं शादी वगैरह में वीडियो शूटिंग का काम करता हूँ। संदीप सर ने पूछा कितना कमाता है, क्योंकि संदीप सर का भी स्टार्टिंग में यही काम था, वो भी फोटोग्राफी का काम था उनका। तो संदीप सर ने पूछा कितना कमाता है, तो उसने कहा था कि 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली में अर्न कर लेता हूँ, इस टाइप से। संदीप सर ने कहा कि मेरे कुछ रिलेटिव्स है, वो भी फोटोग्राफी का काम करते हैं, लेकिन वो अर्न करते हैं एक एक वेडिंग का, वो 18 से 20 लाख चार्ज करते हैं एक एक वेडिंग का। तो कुछ लोग हैं जो कि सेम स्किल पे कम कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत 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 ज़्यादा कमा रहे हैं। अब देखा जाए तो एक कैमरामैन अपने आप को ये सोच सकता है कि अरे यार, मैं यहाँ यूट्यूबर की वीडियो शूट कर रहा हूँ, यूट्यूबर इतना कमा रहे हैं और मैं यहाँ पर सैलरी पे और इतने कम में काम कर रहा हूँ, तो अपने आप को छोटा समझ सकता है। लेकिन एक तरफ कुछ कैमरामैन से, वीडियोग्राफर से, जो कि कंटेंट क्रिएटर से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कोई काम छोटा नहीं होता, आप उस काम में कितने बड़े हो, ये चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल सही। तो दीपक जी, आज आपने हमारी ऑडियंस को इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। 10th 11th 12th सारे बच्चे जिनका मन करता है वो अच्छे से अपना स्किल सेट डेवलप करके और एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो दीपक जी, आप आए और आपने इतना हमें बताया, इतनी हमारी ऑडियंस को बताया, उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो दोस्तों, ये थे दीपक धैया जी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, अपना एक मुकाम बना लिया है और आज इनकी एक पर्टिकुलर कल्ट ऑडियंस है। हर तरीके से इनका अच्छा चला चलाया बिजनेस है, जो कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, प्लस इनके छोटे मोटे कुछ बता रहे हैं कोर्सेज भी हैं, और ये सब छोटे मोटे जुगाड़ लगा के साल का 2-2.5 करोड़ रुपए ये कमा लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक MBA और MBA से ऊपर इंजीनियर वो लोग भी नहीं कमा पाते। तो दोस्तों, पैसा कमाना आपको सिर्फ मैं हर वीडियो में मैं यही सिखाता हूँ और हर वीडियो में यही बताता हूँ, पैसा कमाना ज़रूरी है। सिर्फ अपने स्किल सेट को पहचानिए कि आप किस में माहिर हैं, आप क्या काम कर सकते हैं जो कि आप बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने उस स्किल सेट को निखार के लाइए, दुनिया आपके पीछे भागेगी। काबिल बनिए, कामयाबी पीछे अपने आप आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।